जय हिंद दोस्तों, मैं थर्टीन में हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको पार्ट तीसरा हल कराऊंगा। दोस्तों इसके अंदर हम प्रश्न नंबर 21 से लेके 27 तक क्वेश्चन हल करेंगे। दोस्तों आज हम प्रश्न नंबर 21वां हल करेंगे। प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी आधार वाला एक लंबवृत्तीय शंकु निकाला जाता है। शेष बचे ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमारे पास क्या होगा दोस्तों, एक बेलन होगा, एक बेलन है दोस्तों। उस बेलन में से हमने एक शंकु को निकालना है और शंकु जैसे निकलेगा ना दोस्तों, तो जो बचेगा हमारे पास, यानी जो बचा ठोस है, यानी हमारे पास बेलन बचेगा, बेलन का कुछ पार्ट हमारे पास बचेगा, उसका हमने आयतन निकालना है। दोस्तों कैसे निकालेंगे दोस्तों, शेष बचे ठोस का आयतन क्या होगा दोस्तों, बेलन के आयतन में से जब हम शंकु का आयतन घटाएंगे ना, इस पूरे बेलन में से जब हम शंकु का आयतन घटाएंगे तभी तो अंदर जो बचा ठोस उसका आयतन निकलेगा ना। चलिए दोस्तों करते हैं। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो दोस्तों क्वेश्चन पे हमारे पास जो रेडियस है, जो त्रिज्या क्या है, शंकु की जो त्रिज्या होगी और बेलन की जो त्रिज्या क्या है, बराबर है। यानी दोनों की त्रिज्या हमारी क्या है, बराबर है, यानी 6 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या है दोस्तों, 14 सेंटीमीटर, तो शंकु की ऊंचाई भी क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से इसकी जो ऊंचाई ये भी हमारी क्या होगी, 14 सेंटीमीटर होगी। यानी जो बेलन की ऊंचाई है वही शंकु की ऊंचाई है। यानी दोस्तों हम क्या कॉमन कर सकते हैं, यानी हम आर स्क्वायर भी कॉमन ला सकते हैं और एच भी ला सकते हैं और पाई भी, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन लेंगे दोस्तों। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन आएगा। तो दोस्तों यहाँ क्या बचेगा, 1, और यहाँ क्या बचेगा, 1/3। अब देखो दोस्तों पाई का मान क्या होता है दोस्तों, 22/7 गुणा आर क्या है दोस्तों, आर रेडियस हमारी त्रिज्या दे देगी 6, यानी 6 का वर्ग हो गया 36, गुणा एच, एच क्या है दोस्तों, ऊंचाई 14 दे देगी। देखो दोस्तों अब इसको हल करते हैं, 3 एकम 3 माइनस 1 यानी 2/3 ही हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, हाँ 7 दूनी 14 ही हो जाएगा, ठीक हो गया। और 3 से कट जाएगा कितना, 12 36, 12 ही कट जाएगा, ठीक हो गया। और क्या कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है। तो क्या बचा दोस्तों, 22 बचा हमारे ऊपर, 12 बचा गुणा 2 बचा, गुणा 2 बचा, ये 22 हो जाएगा गुणा 12 24, ऐसे करते हैं, 12 24, 24 दूनी 48, 48। अब इसको गुणा करके देखते हैं, यानी 48 को हमने किससे गुणा करना है, 22 से। करो दोस्तों, 2 8 16 की 6 आंसर को 1, 2 चौको 8 1 9, हाँ 2 8 16, 2 8 16 की 6 आंसर को 1, 2 चौको 8 1 9, 2 8 16 की 6 आंसर को 1, 2 चौको 8 1 9, 6 9 से 15 की 5 1, 1056। यानी दोस्तों 1056 क्या आ गया हमारा आयतन, किसमें होता है, सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज मैं आपको प्रश्न नंबर 22वां हल कराऊंगा। प्रश्न हमारे पास है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों आयत की विमाई मतलब आयत की जो लंबाई और चौड़ाई हमने ज्ञात करनी है। चलिए दोस्तों इसको हल करके मैं बताता हूँ। हाँ देखो दोस्तों, सबसे पहले हम एक आयत बनाएंगे। आयत में एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी, ठीक है। माना आयत की लंबाई x हो जाएगी और चौड़ाई हो जाएगी क्या, y। इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, x गुणा y। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारी x है, चौड़ाई y है। आया समझ दोस्तों, हमको विमाई निकालनी, विमाई मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी हमने ज्ञात करनी है। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। प्रश्न अनुसार दोस्तों क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, ध्यान से देखा, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। यानी क्षेत्रफल यानी x गुणा y, यानी x y 9 इकाई क्या होता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब होता है दोस्तों, जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यानी लंबाई क्या कर दी जाती है, 5 इकाई कम कर दी जाती है। लंबाई क्या हमारी x,
x में से 5 घटा देंगे और चौड़ाई चौड़ाई क्या बोला, 3 इकाई बढ़ा दी जाए, 3 इकाई बढ़ा दी जाए मतलब चौड़ाई y में हम 3 ऐड कर देंगे। आया समझो दोस्तों, हमसे बोला है दोस्तों एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी जो आयत है ना उसका क्षेत्रफल हमारा क्या है 9 वर्ग इकाई कम हो गया, यानी एक्स वाई माइनस 9 हो गया। कब होता है दोस्तों, जब हम उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दें। दोस्तों अब इसको हल करते हैं। दोस्तों अब हम इसको हल करेंगे एक्स वाई माइनस 9। देखो दोस्तों इसको कैसे हल करते हैं, पहले एक्स को वाई से गुणा करेंगे, एक्स इंटू वाई क्या होता है एक्स वाई, फिर इसी एक्स को 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणा एक्स क्या होता है प्लस 3x, फिर -5 की बारी, -5 गुणा वाई क्या होता है -5y, फिर -5 को 3 से गुणाएंगे, -5 गुणा 3 5 या 15 यानी -15 आ गया। अब देखो दोस्तों ये प्लस ऐसा होता है ना दोस्तों, इक्वल की साइड ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा दोस्तों हमारा -9 यहाँ बचा हमारा 3x -5y -15। अब -15 को यहाँ लाएंगे, -9 + 15 बराबर क्या हो गया दोस्तों 3x -5y, -9 + 15 कितना होता है 6 + 6 होता है, 6 बराबर क्या हो जाएगा 3x -5y। दोस्तों इसलिए हमारी समीकरण क्या बन गई 3x -5y बराबर क्या बन गई 6। दोस्तों ये हो जाएगी समीकरण 1। आया दोस्तों समझे, कुछ टफ नहीं है दोस्तों, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन के अनुसार बनी। अब हम चलते हैं दूसरी शर्त की हमारी। चलो दोस्तों ध्यान से देखना क्या बोल रहा है इसके आगे, देखो यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को हम 3 इकाई बढ़ा रहे हैं दोस्तों और चौड़ाई को भी 2 इकाई बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। यानी जो हमारा क्षेत्रफल है, यानी जो एक्स वाई क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। कब बढ़ता है दोस्तों, जब हम इसकी लंबाई में हम 3 इकाई बढ़ा दें, यानी लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई को भी कितनी 2 इकाई बढ़ा दें, यानी चौड़ाई y को 2 इकाई बढ़ा दें, तो इसका क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ये हम क्वेश्चन में बोल रहे हैं दोस्तों। इसको भी ऊपर की तरह सॉल्व करेंगे, एक्स वाई प्लस 67 बराबर हो जाएगा, पहले क्या करेंगे ना दोस्तों x + 3 को y + 2 को कैसे गुणा करेंगे। सबसे पहले हम x को y से गुणा करेंगे, x इंटू वाई क्या होता है xy, फिर उसके बाद x को 2 से गुणा करेंगे, x गुणा 2 क्या होता है 2 गुणा x क्या होगा +2x होता है। दोस्तों अब हम इस 3 की बारी है, 3 को y से गुणा करेंगे, 3 गुणा y क्या होगा +3y, फिर इस 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 गुणा 2 3 दूनी 6 +6 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों +xy है +xy इक्वल की है, तो दोस्तों ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचा 67 और यहाँ क्या बचा 2x + 3y + 6। अब ये 6 को इक्वल की साइड आएंगे, तो 67 - 6 बराबर क्या है दोस्तों 2x + 3y। 67 में से 6 घटाए क्या होता है 61 बराबर हो जाएगा 2x + 3y। दोस्तों ये हमारी दूसरी समीकरण हो जाएगी। दोस्तों अगर इसको अच्छे से लिखते हैं 2x + 3y बराबर क्या है 61। दोस्तों ये हो जाएगी समीकरण 2। दोस्तों हमारे पास दो समीकरण होंगे, एक आगे 3x - 5y बराबर 6 और दूसरी समीकरण है 2x + 3y बराबर 61। दोस्तों हमने इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकालना है। चलिए दोस्तों इन दोनों को हल करते हैं। दोस्तों अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। दोस्तों हम इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करेंगे। दोस्तों हम विलोपन विधि में करते हैं क्या, सबसे पहले हम कोई भी एक चर लेते हैं, जैसे मैं चर लेता हूं y, इन दोनों चरों का गुणांक में समीकरण 1 और 2 में क्या करूंगा दोस्तों इक्वल करूंगा। यहाँ इसका गुणांक -5 है, यहाँ इसका 3 है, तो दोस्तों मैंने ऊपर और नीचे क्या करना है इसका गुणांक कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट दोनों जगह हमने इक्वल करना है। कैसे करेंगे दोस्तों, जब मैं समीकरण 1 को 3 से गुणा करूं, जब मैं समीकरण 1 को 3 से गुणा करूंगा और जब समीकरण 2 को मैं किससे करूंगा 5 से गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा 15y हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको करके देखते हैं। समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 5 से गुणा करने पर चलिए दोस्तों इसको गुणा करते हैं। समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, यानी सभी को मैं 3 से गुणा करूंगा, 3 गुणा 3 3 × 9x ये हो जाएगा, -3 × 5 = 15 यानी 15y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3 × 6 = 18। दोस्तों इसको बनाते नई समीकरण 3 करते हैं।
ठीक है। अब मैंने समीकरण 2 को किससे करना, 5 से। 5 दूनी 10x प्लस 5 दिया 15 वाई, और 5 गुणा 61 कितना होता है, 5 कम 5, 5 छक्का 30। दोस्तों इसको मैं मानता हूँ मैं समीकरण 4। अब देखो दोस्तों बीच में क्या आ रहा है दोस्तों हमारा माइनस प्लस। दोस्तों ऐसी कंडीशन में करते क्या, जब हम समीकरण 3 और 4 को जोड़ेंगे ना तो बीच वाला टर्म हमारा कट जाएगा और पहला और लास्ट वाला जुड़ जाएगा, तो जोड़ने पर जोड़ने पर यानी समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर ये कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 10x प्लस 9x क्या हो जाएगा, 19x। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 18 5 23 यानी 323 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 323 बटे 19। कट रहा है दोस्तों, चेक करो। हाँ दोस्तों ये कितनी बार कट रहा है, ये कट रहा है हमारा 17 टाइम कट रहा है। तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों हमारी 17 आ गई। आप क्या करेंगे दोस्तों, x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। चलो रखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलो दोस्तों 1 में रखते हैं। एक क्या 3 गुणा x की 17 रखते हैं, 17 माइनस 5 गुणा y बराबर 6। 17 में 34 17 थे 51 यानी 51 माइनस 5y बराबर 6 माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा प्लस 51 इक्वल किस साइड आएगा, तो 6 माइनस 51। तो माइनस 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा, घटाओ दोस्तों कितना आता है 45 आ रहा है, तो हाँ 45 आ रहा है, माइनस 45 आ रहा है। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया तो 5 9 45, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9। इसलिए विमाएं, इसलिए हमारी क्या चाहिए, इसलिए आयत की लंबाई क्या आ जाएगी, आयत की लंबाई हमारी x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 17 आ गई। आयत की चौड़ाई, इसलिए आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, क्या मानी थी दोस्तों मैंने y क्या आ गई 9। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों लंबाई और चौड़ाई हमारी क्या होती है, विमाएं होती है। आए समझ दोस्तों, कुछ टफ नहीं है। चलिए दोस्तों अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कराता हूं। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न 22 का अथवा यानी और वाला पार्ट हल करेंगे। प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको 2 अंकों की संख्या को लिखने का व्यापक रूप आना चाहिए। दोस्तों हम 2 अंकों की संख्या को व्यापक रूप में कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों 2 अंकों की संख्या जैसे आप देखो दोस्तों, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है दोस्तों हमारी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99 होती है। दोस्तों इसको हम लिखते किसे व्यापक रूप में, इससे लिखते हैं हम दोस्तों 9 प्लस 10 इंटू 9 यानी क्या हो जाएगा 10 9 90 प्लस 9 क्या हो जाएगा 99। यानी दोस्तों पहले क्या आएगा हमारा इकाई का अंक x आएगा, फिर दहाई के अंक को किससे गुणा करेंगे, दहाई के अंक y को किससे गुणा करेंगे 10 से गुणा करेंगे। ये होता है दोस्तों 2 अंकों की संख्या को लिखने का व्यापक रूप होता है। इसमें क्या है दोस्तों, एक इकाई का अंक है, एक क्या है दहाई का अंक। इकाई का अंक हमारे पास x हो गया और दहाई का अंक क्या हो गया y। ऐसे लिखते हैं 2 अंकों की संख्या को। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हमने ऐसे हल करना है। देखो दोस्तों, माना संख्या के इकाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा, ठीक हो गया। माना संख्या के दहाई का अंक क्या हो जाएगा y हो जाएगा। इसलिए दोस्तों अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी हमारी, अभिष्ट संख्या यानी 2 अंकों की संख्या को लिखने का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, पहले इकाई का अंक x लेंगे, फिर दहाई के अंक को किससे गुणा करेंगे 10 से गुणा करेंगे। ये लिख दो दहाई का अंक y को किससे गुणा करना है 10 से गुणा करना है। ये होता है हमारा किसी भी संख्या को, किसी भी 2 अंकों की संख्या को लिखने का व्यापक रूप। इसको बनाते हैं हम समीकरण 1। दोस्तों इसी संख्या को हमने ज्ञात करनी है। इस संख्या में हमारे पास क्या है, एक x ज्ञात करना है, एक y ज्ञात करना है। जो चीज हमने निकालनी होती है ना दोस्तों, उसे हम पहले मान लेंगे। माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y हो गया। आया समझ दोस्तों, कुछ टफ नहीं, इजीली हो जाएगा। अब चलते प्रश्न अनुसार, हमसे प्रश्न में क्या बोला है। देखो दोस्तों क्या बोल रहा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यानी 2 अंकों की एक अंक की संख्या का अंकों का योग क्या है दोस्तों हमारा 9 है। यानी हमारा क्या हो जाएगा, 2 अंकों की संख्या के एक अंक के
क्या बोला है दोस्तों, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यानी दो हमारे पास संख्या क्या थी दोस्तों, x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई की वैल्यू क्या दे देगी इसने, 9 दे देगी। ये हो जाएगी दोस्तों समीकरण 1। यानी पहली शर्त के अनुसार तो ये बन गई। अब दूसरी शर्त क्या बोली, देखो दोस्तों, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना किस संख्या का दोस्तों, इस वाली संख्या का नहीं है, इस संख्या का 9 गुना, यानी संख्या हमारे पास की थी 10 इंटू वाई प्लस एक्स। इस संख्या का क्या कह रहा है दोस्तों, वो 9 गुना, यानी 9 गुना, ठीक हो गया, बराबर है किसके, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना। इस संख्या को जब हम पलटेंगे, यानी पलटने में होता क्या है दोस्तों, जो इसका कोफिशिएंट है ना, y का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट बन जाता है, और x का कोफिशिएंट हमारा y का कोफिशिएंट बन जाता है, यानी ये इंटरचेंज हो जाता है। यानी क्या हो जाएगा, y प्लस 10x हो जाएगा। इसका क्या है, 2 गुना है। आया समझ दोस्तों। देखो दोस्तों, अब इसको गुणा करेंगे 9 को अंदर, 9 गुणा 10, 9 दशम 90, 90 वाई हो जाएगा, ठीक है। फिर 9 को x से गुणेंगे, 9 गुणा x हो गया प्लस 9x हो जाएगा। अब यहाँ देखो दोस्तों, 2 गुणा वाई 2y हो जाएगा, प्लस 2 गुणा 10, 10 दूनी 20, यानी 20 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप क्या करेंगे दोस्तों, हम x वाले को एक साइड लेंगे और y वाले को एक साइड लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब चलो, यानी हो जाएगा 90y माइनस 2y, यहाँ बनाते हैं, तो यहाँ क्या बचा, 20x माइनस 9x, ठीक है। 90 में से 2 घटाए कितना होता है, 88, यानी 88y हो जाएगा, और 20x में से 9x घटा के आता है, देखो, यानी हमारे 11x आता है, ठीक है। अब ऐसे करते हैं दोस्तों, x की ऐसे करते हैं, 11x यहाँ लिखते हैं, फिर माइनस 88 y को यहाँ लाते हैं, बराबर ये 0 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं और सरल करते हैं, 11 कम 11, यानी x मान 11 88, y बराबर 0। ये हो जाएगी दोस्तों हमारी समीकरण 2। अब दोस्तों हमने समीकरण 1 और 2 को हल कर कर क्या निकालना है, x और y का मान निकालना है। समीकरण 1 के हमारे पास x प्लस वाई बराबर 9 है, समीकरण 1 ये, और दूसरी की हमारी x माइनस 8y बराबर 0, दोस्तों हो जाएगी समीकरण 2। इसको हल करते हैं, घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, इसका साइन माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा, दोस्तों ये हमारा कट गया। y प्लस वाई में 8y जोड़े क्या होता है दोस्तों, ये होता है 9y, बराबर हो जाएगा 9 में से जो घटा के आता है दोस्तों 9 आता है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9, ये गुणा है तो यहाँ के बट्टा हो जाएगा, 9/9 हो जाएगा, कट गया 9 एकम 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 1 आ गई, ठीक है। अब y का मान क्या रखेंगे, हम समीकरण 1 में रखेंगे दोस्तों। हम क्या करेंगे दोस्तों, हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में जब रखेंगे ना दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस वाई का मान 1 है, तो बराबर 9, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 9 माइनस 1 क्या हो जाता है, 8 हो जाता है, x की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है दोस्तों। अब हमने क्या निकाली, संख्या, नहीं, इसलिए अभिष्ट संख्या क्या मान रखी थी मैंने, अभिष्ट संख्या दोस्तों, ये मैंने मान रखी थी 10y प्लस एक्स। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इस x और y का मान यहाँ रख देंगे, y का मान क्या है दोस्तों हमारा 1, y की जगह 1 रख दिया, प्लस x का 8 है। अब देखो दोस्तों, 10 से कम 10, 10 प्लस 8, 10 प्लस 8 क्या होता है 18, यानी दोस्तों हमारी अभिष्ट संख्या क्या आ गई दोस्तों, 18 आ गई। आया समझ दोस्तों, कुछ टफ थी। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दूसरा प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हल कराऊंगा। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न नंबर 23वां हल कराऊंगा। प्रश्न हमारे पास है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उल्टान 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों हमारे पास एक मीनार है, समतल जमीन पर एक मीनार क्या हमारी ए बी है, जिसकी ऊंचाई क्या मान ली दोस्तों, मैंने h मीटर मान ली। फिर 49 यानी 49 से घटके कितना हो रहा है दोस्तों, 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जा रहा है, और जो मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। यानी जो मीनार की जो छाया होगी ना 40 मीटर अधिक लंबी किससे है दोस्तों, बीसी से, यानी जो डी बी बीसी से 40 मीटर की दूरी पे है। हमने बीसी क्या मान ली, x मीटर। तो दोस्तों हमने मीनार की ऊंचाई याद करनी। कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम इस छोटे वाले त्रिभुज में जाएंगे ए बी सी में, यहाँ से क्या निकालेंगे दोस्तों, x निकालेंगे, ठीक है। जाएंगे त्रिभुज
त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, ए बी सी में गए दोस्तों। यहाँ क्या लग रहा है, 10 लगाते हैं, ए बी बट्टे बी सी, ए बी बट्टी बी सी है दोस्तों। ए बी बट्टी बी सी, लंब बट्टे आधार क्या होता है दोस्तों, 10 थीटा, यानी 10 क्या हो जाएगा, थीटा क्या है दोस्तों, यहाँ 60 डिग्री, यानी 10 60 डिग्री। ए बी हमारा कितना है, एच बट्टी बी सी क्या है, एक्स। 10 60 का मान क्या होता है दोस्तों, √3 होता है। यहाँ से दोस्तों हम क्या करते हैं, एच की वैल्यू निकालें, एक्स की निकालें, यहाँ से निकालते हैं हम, एच की वैल्यू निकाल देते हैं। एच की वैल्यू निकाली, बताओ क्या, किसकी वैल्यू निकालें, एक्स की निकाल देते हैं। तो एच बट्टे √3 बराबर क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगा दोस्तों। इसको मान लें समीकरण 1 मान लो, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इस पूरे त्रिभुज में जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है दोस्तों। अब पूरे वाले त्रिभुज में गए, त्रिभुज दोस्तों, अब मैं आपको पूरे त्रिभुज में जाकर बताऊंगा, त्रिभुज इसमें ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है दोस्तों। ए बी बट्टे बी डी, ए बी बट्टे ए बी डी बराबर लंब बट्टे आधार क्या होता है दोस्तों, 10 थीटा, 10 थीटा यानी थीटा कितना, 30 डिग्री, ठीक है दोस्तों। ए बी ये हो गया, बट्टे बी डी को 2 भागों में बांटा हमने, बी सी बट्टे सी डी, यानी बी सी बट्टे सी डी, यानी 10 30 डिग्री। अब दोस्तों इसको हल करते हैं, देखो ए बी कितना हमारा एच है, बटे बी सी कितना हमारा, बी सी कितना हमारा एक्स है, ठीक हो गया, प्लस सी डी कितना है 40 दोस्तों। बी सी कितना है एक्स और सी डी कितना है 40, और 10 30 का मान कितना होता है दोस्तों, 10 30 का मान होता है 1/√3। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इस एक्स की जगह किसका मान रखेंगे, इस एक्स का मान रखेंगे, ये समीकरण 2 यहां चलते हैं, यानी कि हमारे पास एच बट्टे एक्स की वैल्यू क्या हमारी, एच बट्टे √3, एच बट्टे √3 हो जाएगी, प्लस 40 बराबर क्या है 1/√3 दोस्तों। अब यहाँ करेंगे क्या ना, हम वर्ज गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एच गुणा √3 क्या होगा, √3 एच ही हो जाएगा, ठीक है, बराबर एच बट्टे √3 यहाँ आ जाएगा प्लस 40, ठीक है। इसको यहाँ लाएंगे, यानी √3 एच माइनस एच बट्टे √3 बराबर क्या हो गया 40। अब देखो दोस्तों, इन दोनों में कॉमन क्या है, एच कॉमन, जो चीज कॉमन थी उसको बाहर लाते हैं, तो यहाँ क्या बचा हमारा, √3 माइनस 1/√3 बराबर 40, ठीक है दोस्तों। अब देखो एच इंटू √3 क्या होता है 3 माइनस 1/√3 बराबर क्या आ गया 40 आ गया। तो एच इंटू 3 माइनस 1 कितना होता है 2, 2 बट्टे क्या हो जाएगा √3 बराबर 40। अब एच की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, कैसे निकालेंगे, देखो ये √3 यहाँ 40 में गुणा हो जाएगा और 2 बट्टा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 40 गुणा √3 बट्टे 2 से 40 कितनी बार कटा है 20 बार, तो एच बराबर क्या आ गया दोस्तों 20√3 मीटर आ गया हमारा। यानी दोस्तों मैंने मीनार की ऊंचाई क्या निकाल दी, 20√3 मीटर निकाल दी। आए समझ दोस्तों, कुछ टफ नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। पहले हमने समतल जमीन बनाई, उसमें एक समतल जमीन बनाई, उसमें हमने एक मीनार बनाई, मीनार की ऊंचाई मैंने एच मीटर मान दी, और वो क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि जो हमारा बीसी है वो बीडी से 40 मीटर की दूरी पर, यानी इसकी जो परछाई यहाँ बन रही है यानी 40 मीटर होगी, इसका 49 घटके यानी 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम छोटे त्रिभुज में बनाएंगे, हमको जमीन निकालनी पड़ेगी, यानी एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे, उसके बाद बड़े त्रिभुज में बनाएंगे, दोनों की तुलना करके हम सीधे आंसर निकालेंगे। आइए समझो दोस्तों, कुछ टफ नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा आपको दोस्तों। अब मैं आपको प्रश्न 24वां हल कराऊंगा। प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है, P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है, TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमारे पास एक वृत्त है जिसमें एक जीवा क्या है PQ, जिसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और उसी वृत्त में एक 5 सेंटीमीटर हमारी क्या है त्रिज्या। यानी दोस्तों एक जीवा हमारे पास, यानी जीवा क्या होती है दोस्तों, हमारे पास वृत्त के किसी भी 2 एंड पॉइंट को हम मिलाते हुए हो जाती है हमारी जीवा हो जाती है। यानी ये दोस्तों हमारी जीवा क्या होगी, ये P और Q, ये जीवा हो गई जिसकी लंबाई क्या है दोस्तों हमारे पास 8 सेंटीमीटर है।
फिर क्या बोल रहा है दोस्तों, एक 5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या है इसमें, यानी दोस्तों ये हो जाएगी हमारी इसकी रेडियस। इसको यहाँ से बनाते हैं, ये होगी दोस्तों हमारी 5 सेंटीमीटर की, ये हो जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर की रेडियस है। ठीक हो गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। पी क्या बोला है, पी और क्यू पर स्पर्शिक रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है। यानी दोस्तों हमने करना क्या ना, पी और क्यू में क्या करनी है हमने, स्पर्शिक रेखाएं हैं जो कहां पे प्रतिच्छेद करती है हमारी, जो हमारी प्रतिच्छेद कर रही है दोस्तों टी बिंदु पर। यानी स्पर्शिक रेखाएं होती क्या है, जो हमारा सर्कल को टच करके निकली, हाँ ये निकल गई टच करके, और दूसरी रेखा ये होगी हमारी, ये चलेगी हमारी जो सर्कल के एक बिंदु को टच करके जा रही है। यानी कहाँ पे प्रतिच्छेद करती, ये बिंदु हमारे टी में प्रतिच्छेद कर ली गया है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब यहाँ थोड़ा फिगर हल्का टेढ़ा हो गया। अब देखो दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से एक लाइन डाल दो, ये हमने लाइन डाल दी। देखो दोस्तों, ये लाइन डाल दी। दोस्तों आपको एक थ्योरम पता होनी चाहिए, जब किसी वृत्त के केंद्र से हम एक जीवा में क्या डालते हैं, हम लंब डालते हैं, तो वो उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। यानी दोस्तों ये 8 सेंटीमीटर है तो ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। ठीक हो गया, इसको मान दिया। यानी कहने का मतलब, किसी भी वृत्त से हम, किसी भी वृत्त के केंद्र से जीवा में अगर हम लंब डालते थे, वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये हमारी पहली थ्योरम है। यानी ये पूरी जीवा 8 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी हो जाएगी, ऊपर ये 4, ये 4 हो जाएगी। इसको मान लेते हैं आर मान लेते हैं, यानी पी आर 4 हो जाएगी और आर क्यू भी 4 हो जाएगी। यानी पी आर बराबर 4 सेंटीमीटर और आर क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर। ये हमारी थ्योरम से होगी। ठीक है, ये हो गया। अब ये मैंने 4 है, ये 4, ये 5 है, ये यानी ओ क्यू कैसे निकालोगे दोस्तों। अब मैंने ओ क्यू निकाला, ओ क्यू कैसे निकालेंगे, देखो दोस्तों, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। यानी हम चाहेंगे इन ट्राइंगल पी आर ओ, यानी ये हमारे क्या है, जहां हमारे क्या है, एंगल आर क्या है, समकोण है, राइट एंगल है, समकोण है। तो क्या लगता है दोस्तों, हमारे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। एंगल आर समकोण यानी 90 डिग्री है, ये ऐसे समझो। अब देखो दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग, फिगर आ रहा है, कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। यानी कर्ण का वर्ग क्या हमारा, पीओ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ आर का स्क्वायर, पीओ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी आर का स्क्वायर, सॉरी हाँ, पी आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर ओ का स्क्वायर, आर ओ का स्क्वायर। पीओ कितना है 5, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पी आर कितना है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर प्लस क्या हो जाएगा, आर ओ हमने निकालना, आर ओ का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, यहाँ की क्या होगा -16 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आर ओ का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 25 - 16 क्या होता है 9, 16 25, ठीक है। तो 9 बराबर क्या हो जाएगा आर ओ का स्क्वायर। तो अनरूट स्क्वायर आएगा तो यहाँ रूट बन जाएगा, अनरूट 9 इक्वल टू क्या होगा आर ओ। तो अनरूट 9 की वैल्यू क्या होती है 3, 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर ओ की। यानी दोस्तों आर ओ क्या निकाल दिया मैंने, 3 निकाल दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई आपको। ठीक है, अब देखो दोस्तों, हमने निकालना क्या दोस्तों, पीटी की लंबाई ना, ये हमने टी पी की लंबाई निकाली। अब दोस्तों खेल आगे शुरू होता है। देखो मैं दोस्तों आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। हम इसको मान लेते हैं एक्स, यानी टी पी को मान लेता हूँ क्या मैं एक्स, यानी पी टी को मैंने यहाँ से यहाँ तक को मैंने एक्स, इसकी लंबाई एक्स मान ली, और टी आर इसकी लंबाई मैंने वाई मान ली। ठीक है दोस्तों, माना पीटी की लंबाई मैंने एक्स मान ली, ठीक हो गया। और क्या माना, टी आर क्या मान लिया, इसकी लंबाई वाई मान ली। देखो दोस्तों, मैंने क्या मान लिया, पीटी को मान लिया मैंने एक्स, और ये टी आर को मैंने वाई मान लिया, यानी इनकी लंबाई मैंने मान ली। दोस्तों इससे हम जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो दोस्तों, आप क्या करेंगे दोस्तों, हम त्रिभुज पी आर टी में पाइथागोरस प्रमेय से लेंगे। देखो त्रिभुज पी आर टी,
यानी इस त्रिभुज में किससे जाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लगाओ दोस्तों इसमें पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, देखो दोस्तों पी आर टी यानी कर्ण क्या हो जाएगा एक्स, एक्स का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा हमारा 4 का वर्ग प्लस वाई का वर्ग, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा कर्ण क्या है दोस्तों हमारा पी टी, यानी एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा हमारा 4 का वर्ग प्लस वाई का वर्ग, यानी 4 का वर्ग प्लस वाई का वर्ग। आया समझ दोस्तों, इसको मान लो समीकरण 1। अब हम किसमें लेंगे, त्रिभुज ओ पी टी में, त्रिभुज ओ पी टी में किससे लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो दोस्तों, अब देखो ये क्या हमारा, ये पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कर्ण हो जाएगा, ये पूरा कर्ण हो जाएगा और शेष दो भुजाएं हमारी लंब और क्या हो जाएंगी, आधार हो जाएंगी। ये 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री। तो हम पहले एक्स वाला टर्म लेंगे, तो एक्स वाला टर्म क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा वाई प्लस 3 का स्क्वायर। दोस्तों ये कर्ण मैंने यहाँ लिख दिया, ये हो जाएगा दोस्तों। आए सब दोस्तों मैंने यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, यानी ओ टी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ओपी का स्क्वायर प्लस टीपी का स्क्वायर। ये हो जाएगी दोस्तों हमारी समीकरण 2। अब क्या करेंगे दोस्तों अब हम करेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने का। चलिए दोस्तों घटाते हैं दोस्तों। अब मैं समीकरण 2 में से 1 को घटाऊंगा। पहले क्या करेंगे दोस्तों, लेफ्ट वाले को घटाते हैं, यानी समीकरण 2 में क्या हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर में से क्या घटाना माइनस एक्स स्क्वायर मैंने घटाना है। फिर घटाना दोस्तों मैंने वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर में से मैंने घटाना है 4 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ये है दोस्तों हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना। अब देखो इसको हल करते हैं। प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों 5 का स्क्वायर 25 आ गया, ठीक हो गया। इसको स्क्वायर खोलते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर प्लस बी यानी 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूनी 6 यानी 6y माइनस 4 का वर्ग 16 होता है और माइनस वाई स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर से प्लस वाई स्क्वायर कट गया, ठीक हो गया। तो 25 बराबर क्या आ जाएगा हमारा 16 में से सॉरी प्लस 9 माइनस 16 कितना होता है 16 25 9 1 10 यानी 7 यानी माइनस 7 आ जाएगा। प्लस 9 माइनस 16 कितना है माइनस 7 प्लस 6y हो जाएगा, ठीक है। अब करेंगे इस 25 प्लस 7 माइनस 7 इक्वल किस आएगा तो प्लस 7 होगा बराबर 6y। 25 और 7 कितना होता है दोस्तों, देखो 25 5 30 ये 32 यानी 32 बराबर 6y। डियर वो 6y की वैल्यू कितनी आ गई 6y की वैल्यू आ गई 32, 6y की वैल्यू 32 है, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे y इक्वल हो जाएगा 32/6। किससे कट रहा है 32 का आधा 16 2 2 16 32 और 2 3 6 यानी y की वैल्यू क्या आ गई भाई मेरी 16/3 आ गई। अब मैं क्या करूंगा ना इस y की वैल्यू को मैं समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखूंगा, वहां से मैं x का मान निकालूंगा। चलिए दोस्तों y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखते हैं दोस्तों। एक हमारे क्या है एक्स स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई की वैल्यू क्या है दोस्तों हमारी वाई की जगह रखेंगे 16/3, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 का वर्ग 16 करते हैं और वाई यानी 16/3 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों इसको हल कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 16 प्लस 16/3 गुणा 16/3 यानी मैंने इसको आगे खोल के 2 बार लिख दिया, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन आ रहा है मेरा यहाँ 16 यहाँ भी 16 यानी 16 मैंने कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16 मैंने दोस्तों इन दोनों में मैंने करा क्या है इन दोनों में मैंने 16 कॉमन ले लिया, 16 यहाँ ले लिया कॉमन, यहाँ क्या बचा 1 बचा, यहाँ क्या बचा 1 16 बचा और बट्टे कितना बचा 3 3 9 बचा। इसको हल करो दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16 गुणा 9 एकम 9 16 25/9 ये आया। अब मैं x बराबर क्या होगा इस पूरे को रूट के अंदर लिख दो 16 ये गुणा 25/9। 16 किसका वर्ग होता है मेरा 4 का होता है, ठीक है।
और 25 किसका होता है 5 का, और 9 किसका होता है 3 का। यानी दोस्तों मेरी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5 को 20/3, यानी 4×5 20/3, ये आ गई मेरी। सेंटीमीटर में थी किसमें, ये सेंटीमीटर आ गई दोस्तों। यही मैंने निकालनी थी यहाँ, क्या निकालनी थी मैंने, एक्स की वैल्यू, यानी पीटी की लंबाई मैंने निकाली थी दोस्तों। पीटी की लंबाई क्या आ गई हमारी, एक्स या पीटी, या ऐसे करते इसको, यानी पीटी की लंबाई क्या आ गई मेरी 20/3 सेंटीमीटर आ गई। आए समझ दोस्तों, कुछ टफ नहीं है दोस्तों। मैंने क्या कर दिया, सीधे इसका सॉल्यूशन निकाल के आपको बता दिया। देखो दोस्तों एक बार दोबारा और देखते हैं क्या करा मैंने। पहले मैंने सिंपल ही क्या मान लिया ना, पीटी को मैंने एक्स मान लिया और टी आर को वाई मान लिया। मैंने दोनों में क्या लगा ली, पाइथागोरस, दो त्रिभुज बना दी। पहला त्रिभुज बना दिया मैंने पी टी आर, और दूसरा त्रिभुज पूरा बना दिया पी टी ओ। दोनों में मैंने पाइथागोरस प्रमेय से दो समीकरण निकाल दी। उन दोनों समीकरणों को हल करके मैंने एक्स का वैल्यू निकाली, फिर एक्स का वैल्यू मैंने किसी भी समीकरण रख के वाई का मान निकाला। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न 24 का अथवा वाला पार्ट हल करेंगे। प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, 150 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लड़का बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। यदि बल्ब भूमि से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसको मैं हल कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक लड़का है जिसकी लंबाई क्या हमारी 150 सेंटीमीटर है। एक लड़का ही हो गया, इसकी लंबाई मान लेते हैं हम 150 सेंटीमीटर है। 150 सेंटीमीटर है, एक लड़का हो गया। 150 सेंटीमीटर लंबाई का एक लड़का है, यानी वो लड़का एक हमारा क्या है खंबा है जिसमें क्या लग रहा है, बल्ब लग रखा है, यानी एक खंबा ही हो गया दोस्तों। एक खंबा हो गया, इसमें क्या हमारा एक बल्ब लग रखा है, एक हमारा बल्ब लगा है। से परे कितने मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यहाँ के वो चल रहा है दोस्तों। यानी दोस्तों यहाँ खंबे से लड़का कितने मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। और खंबे की जो बल्ब लगा ना, जो बल्ब भूमि से कितने 4.5 मीटर की ऊंचाई पर है। यानी दोस्तों जो बल्ब है ना इसकी ऊंचाई क्या है हमारी, कितनी ऊंचाई पर लगा है, इस भूमि से ये लग रहा है भाई हमारा 4.5 मीटर है। हाँ ये हो गया हमारा 4.5 मीटर की ऊंचाई पे लग रखा है दोस्तों। इसको ही मीटर में बदलते हैं। देखो दोस्तों आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर हम 150 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको कैसे करेंगे, 150 सेंटीमीटर है, इसको मैंने मीटर में बदलना है। तो आपको पता है ना, सिंस हमारा 1 मीटर बराबर क्या होता है दोस्तों, 100 सेंटीमीटर होता है। तो मैंने सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/100 मीटर क्या हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। यानी इस 1 सेंटीमीटर की जगह क्या रखूंगा 1/100, यानी मैं क्या करूंगा ना दोस्तों 150 को मैं 1/100 से गुणा करूंगा। इससे ये कट गई जी दूसरी चीज़, 15/10, 15/10 क्या होता है दोस्तों हमारा 1.5 मीटर। यानी दोस्तों इस लड़के की हाइट क्या आ गई दोस्तों मैं मीटर में, ये भी मीटर में ये भी मीटर में बदलेंगे तो हम क्या 1.5 मीटर आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुई थी आपको। फिर क्या बोलना है दोस्तों, यदि बल्ब भूमि से इतनी मीटर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई हमने ज्ञात कर दी। अब देखो दोस्तों सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, 4 सेकंड बाद दोस्तों 1.5 मीटर लंबाई का एक लड़का है, तो यहाँ भी 1.5 हो जाएगा। तो इसको ऐसा करते हैं, इसको यहाँ था ऐसे कर लेते हैं। देखो दोस्तों 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों छाया तो यहाँ से पड़ेगी ना, यहाँ पे कोई हमारा एक बल्ब है, बल्ब से इस लड़की पे जब हमारी यहाँ से रोशनी पड़ेगी तो इसकी छाया यहाँ बनेगी हमारी। तो इसकी छाया दोस्तों कहाँ बनेगी हमारी, इस लड़की की छाया हमारी
ये होगी दोस्तों। यानी दोस्तों जब इस बल्ब से जब इस लड़के पे इस लड़के पे जब रोशनी पड़ेगी तो इसकी जो इस लड़के की जो परछाई यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, यानी ये हो जाएगी हमारी शैडो हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी छाया हो जाएगी, यानी इस लड़की की छाया यहाँ पड़ेगी। ठीक हो गया दोस्तों। हमारा क्वेश्चन क्या बोले हमसे, एक 1.5 मीटर का ये लंबा लड़का है जो 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से इस खंबे में लगे बल्ब से पड़े, यानी यहाँ चल रहा है। फिर कह रहा है 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया ज्ञात कीजिए। उस 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया यहाँ से तो पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी ना, यानी इस छाया की लंबाई हमने निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे दोस्तों उस लड़के ने कितनी दूरी तय की। सिंस लड़के द्वारा तय की गई दूरी ये कितनी है दोस्तों। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, सिंस चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दोस्तों हमारा दूरी बटे समय। दोस्तों मैंने दूरी निकालनी है तो इसलिए दूरी बराबर क्या हो जाएगी, दूरी बराबर हो जाएगा दोस्तों चाल गुणा समय। देखो दोस्तों चाल की चाल से चल रहा है दोस्तों 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। कितने समय कितना दे देगा हमको, 7 तक दे देगा उसने 4 सेकंड बाद, यानी 4 सेकंड समय दे देगा हमको। तो समय की वैल्यू 4 सेकंड, इस सेकंड से सेकंड कट गया तो 1.2 गुणा 4 कहता है 12 से कटता नहीं, 4.8 मीटर निकल गया दूरी। यानी यहां से यहां तक कितनी दूरी तय करी उसने, 4.8 मीटर की दूरी उसने तय की। और हमने निकालनी इस छाया की लंबाई। मैंने इस छाया को इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मैंने मान ली, जैसे लेट सपोज x मान ली, मैंने x की वैल्यू निकाल ली। दोस्तों आपको एक चीज और पता होनी चाहिए। देखो दोस्तों हमारे पास एक त्रिभुज बन गया हमारा A, ये B हो जाएगा, ये C, ये D, ये E। देखो दोस्तों इस पूरे त्रिभुज में ये वाला एंगल D और इस छोटे त्रिभुज में ये वाला एंगल D कॉमन है। यानी ये छोटे त्रिभुज और इस बड़े त्रिभुज में क्या हमारा एक एंगल D हमारा कॉमन है। यानी हमारा ये थीटा छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज में क्या हमारा कॉमन है। यानी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों जगह हम थीटा क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो हमको दे रखी हाइट दे रखी और आधा दे रखी हाइट दे रखी और आधा दे रखी, हाइट और आधार, यानी हमने क्या करेंगे टेन थीटा दोस्तों दोनों जगह हमारा क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। यानी दोस्तों हमारा टेन थीटा क्या है, दोनों जगह हमारा कॉमन है, यानी इन दोनों की वैल्यू से हमारी आंसर निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, हम करेंगे क्या ना दोस्तों, साफ साफ हम छोटे त्रिभुज में भी टेन थीटा निकालेंगे और बड़े त्रिभुज में भी टेन थीटा निकालेंगे। फिर लास्ट में हम थीटा को इक्वल कर देंगे। क्यों करेंगे दोस्तों, हमारे दोनों त्रिभुज में क्या हमारे थीटा इक्वल है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसका सोल्यूशन कराता हूँ। देखो दोस्तों अब हम जाएंगे किसमें, छोटे त्रिभुज में जाएंगे। इस वाले त्रिभुज जाएंगे। छोटा त्रिभुज क्या हमारा ECD, इन त्रिभुज ECD क्या निकाले हम, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधा। लंब क्या हमारा EC बटे आधा क्या है CD। टेन थीटा EC की वैल्यू क्या है दोस्तों, EC की वैल्यू हमारी 1.5 बटे CD क्या माना मैंने, x माना था दोस्तों। ये हो जाएगा समीकरण। अब मैं किस त्रिभुज में जाऊंगा, बड़े त्रिभुज में जाऊंगा। बड़ा त्रिभुज क्या हमारा ABD में, इन त्रिभुज ABD, इन त्रिभुज ABD में क्या है दोस्तों हमारा, देखो लंब बटे आधार, यानी टेन थीटा चलेंगे। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब क्या है दोस्तों हमारा AB और आधार क्या है दोस्तों BD। अब देखो दोस्तों आगे AB हमारा कितना दे रखा है 4.5, लेकिन BD को दो भागों में बांटा है। एक बांटा BC प्लस CD, यानी BC प्लस CD। देखो दोस्तों 4.5 ये भी हो जाएगा और BC की वैल्यू कितनी है हमारी, ये देखो दोस्तों कितनी दूरी तय कर रहा है 4.8 हो गया। 4.8 प्लस क्या है x, ये हो गया। यानी दोस्तों मेरी टेन थीटा की वैल्यू क्या निकल गई, यानी दूसरी टेन थीटा की वैल्यू मैंने निकाल दी 4.5 बटे 4.8 प्लस x, ये हो जाएगी दोस्तों समीकरण 2। दोस्तों मैंने करा क्या ना,
दोनों जगह मैंने टेन थीटा इक्वल करा, क्यों करा, क्योंकि हमारा थीटा दोनों जगह छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज में कॉमन आ रहा है। पहले मैं इस छोटे त्रिभुज में मैंने टेन थीटा निकाला, टेन थीटा क्या गया मेरे 1.5/x आ गया, ठीक हो गया। और दूसरे बड़े त्रिभुज में क्या कर दिया मैंने, टेन थीटा क्या आ गया, टेन थीटा क्या है दोस्तों 4.5 4.8 प्लस एक्स। देखो दोस्तों 4.5/4.8 प्लस एक्स, मैंने समीकरण 1 और 2 निकाल दी। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमारा थीटा क्या है, कॉमन था समीकरण 1 और 2 से, नहीं हम तुलना करेंगे सिंस समीकरण 1 तथा 2 से क्या है हमारा थीटा, क्या हमारा कॉमन है, थीटा कॉमन है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हमारा बराबर है तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है हमारा। तो क्या हमारा 1.5/x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 4.5/4.8 प्लस एक्स। अब देखो दोस्तों साफ साफ काट दो, सीधे 15 कम 15 और 15 नती 15 45, 10 मैंने हटा दिया, 10 से गुणा करके 1 और 3 आ गए, सीधे आप बस गुणा कर लो। 4.8 प्लस एक्स 4.8 प्लस एक्स इंटू 1 कितना होता है 4.8 प्लस एक्स हो जाएगा बराबर एक्स गुणा 3 के बाद 3x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों 4.8 बराबर हो जाएगा 3x, ये x यहाँ आ गया तो क्या होगा -x हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों 4.8 बराबर क्या हो जाएगा 3x माइनस x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये x गुणा यहाँ क्या होगा बट्टे हो जाएगा, यानी 4.8/2 बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। कितनी बार करा 2 दूनी 4 10 2 चौको 8, यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2.4 सेंटीमीटर आ गई। दोस्तों ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। दोस्तों आया समझ में, कुछ तब नहीं, इजीली हो जाएगा। अब देखो दोस्तों और दोबारा बता देता हूँ। देखो मैंने करा क्या ना, पहले एक त्रिभुज लिया मैंने, ठीक हो गया, पहले छोटा त्रिभुज लिया फिर बड़ा त्रिभुज लिया, फिर इन दोनों के मैंने थीटा को इक्वल करके आंसर निकाल दिया। आया समझ दोस्तों। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों। अब मैं आपको प्रश्न नंबर 25वां हल कराऊंगा दोस्तों। 25 हमारे पास है, 25 प्रश्न हमारे पास है, 25वां प्रश्न हमारे पास है दोस्तों। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल एडीसी बराबर एंगल बीएसी है। दर्शाइए कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD है। दोस्तों एक त्रिभुज हमारे पास एबीसी दे दिखा जिसमें भुजा बीसी पर एक बिंदु क्या डी है और एंगल डी किसके बराबर एंगल ए। तो हमने क्या दर्शाना है दोस्तों CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या दिया है वो लिखेंगे। हमको दे दिया है त्रिभुज एबीसी एक दे दिया है, ठीक हो गया। बीसी पर एक बिंदु डी यानी बीसी पर एक बिंदु डी है, ठीक हो गया। एंगल एडीसी यानी एडीसी यानी जो वाला ये वाला एंगल है दोस्तों एडीसी, एंगल एडीसी किसके बराबर है एंगल बीएसी यानी बीएसी यानी इस पूरे एंगल के बराबर है, यानी ये एंगल ए किसके बराबर है एंगल डी के बराबर है। ये हमको दे दिया है। तो हमने दर्शाना क्या है दोस्तों, हमने दर्शाना है CA का होल स्क्वायर यानी CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। दोस्तों कैसे दर्शाएंगे, चलिए दोस्तों इसको इसके प्रूफ में आते हैं। देखो दोस्तों हमने करना क्या होगा ना दोस्तों, इन दोनों में से कोई भी दो त्रिभुज को हमने क्या दिखाना पड़ेगा, सिमिलर दिखाना पड़ेगा यानी समरूप दिखाना पड़ेगा। देखो दोस्तों अगर मैं बड़े त्रिभुज में जाता हूँ तो ये वाली साइड यानी AC और छोटे त्रिभुज ADC में ये वाली साइड C हमारी क्या कॉमन आ रही है, यानी हम बोल सकते हैं दोस्तों ये बड़े त्रिभुज ABC में एंगल C और ये छोटे त्रिभुज में बड़े त्रिभुज ABC में एंगल C और छोटे त्रिभुज ADC में ये एंगल क्या आ रहा है हमारा एंगल क्या आ रहा है C कॉमन आ रहा है। आए समझ दोस्तों। इससे हम क्या करेंगे एंगल सिमिलरिटी से हम क्या करेंगे इन दोनों त्रिभुज क्या कर देंगे समरूप कर देंगे। चलिए दोस्तों करते हैं इसके प्रूफ में। हम क्या करेंगे दोस्तों पहले इसके प्रूफ में चलेंगे। दो त्रिभुज लेते हैं हम, पहले मैं लेता हूँ बड़ा त्रिभुज, इन त्रिभुज CAB यानी CAB इन ट्राइंगल CAB एंड इन ट्राइंगल किसमें CDA में, ट्राइंगल CDA सॉरी दोस्तों हिंदी में लिखता हूँ, त्रिभुज CAB और त्रिभुज CDA में। पहले क्या करा दोस्तों मैंने बड़ा त्रिभुज लिया CAB फिर छोटा त्रिभुज क्या लिया मैंने CDA इन दोनों त्रिभुज में। अब देखो दोस्तों यहाँ हो रहा क्या हमारा, यहाँ एंगल C बड़े त्रिभुज और छोटे त्रिभुज में क्या है कॉमन है, यानी एंगल C बराबर क्या है दोस्तों एंगल C। दोस्तों ये क्या हमारा कॉमन आ रहा है दोनों में। और देखो दोस्तों और क्या दे रखा हमको, यहाँ देखो
एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी, यानी एंगल ई डी यानी एंगल डी बराबर क्या है एंगल ए, ये हमको दिया है। अब दोस्तों हमारा देखो एंगल एंगल यानी बड़े त्रिभुज का ये सी एंगल और छोटे त्रिभुज का ये सी एंगल, और बड़े त्रिभुज का हमारा ए एंगल और छोटे त्रिभुज का एंगल डी, यानी एंगल एंगल समरूपता से एंगल एंगल समरूपता से यानी एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा हमारा कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज सी ए बी, ये समरूप यानी सिमिलर किसके हो जाएगा, त्रिभुज सी डी ए के। यानी दोस्तों ये दोनों त्रिभुज हमारे हमने क्या दिखा दिए, समरूप दिखा दिए। किस प्रॉपर्टी से, हमने एंगल एंगल समरूपता से। आया समझो दोस्तों, कुछ तक नहीं, हमने क्या दो एंगल हमने सेम दिखा दिए। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यदि हमारे दोनों त्रिभुज समरूप हों तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हमारे बराबर होते हैं। यानी जब दो त्रिभुज हमारे समरूप होते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, हमारी बराबर होती है। ये आपको पता होना चाहिए। देखो दोस्तों पहले मैंने कह रहा इस सी ए में क्या, सी ए बटे सी डी बराबर, अब क्या, अब किस में जाऊंगा दोस्तों मैं, बताओ अब किस में जाऊंगा, सी बी में, सी बी बटे सी ए। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बताया दोस्तों, अब अगर दो त्रिभुज हमारे सिमिलर हैं तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी हमारी क्या होती है, बराबर होती है। पहले मैं गया सी ए बट्टे सी डी, अब यहाँ गया सी बी बट्टे ये सी ए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सी इंटू सी ए क्या होता है, सी ए इंटू सी ए हो जाएगा बराबर सी बी इंटू सी डी। सी इंटू सी ए क्या होता है, सी ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी बी इंटू सी डी। दोस्तों यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, दैट इज प्रूव्ड, इति सिद्धम। दोस्तों इतना इजी क्वेश्चन था और हमारे सीधे 5 नंबर आ जाते अगर हम इसको कर लेते हैं। अब दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, प्रश्न नंबर 26वां। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न 26वां हल कराऊंगा। प्रश्न हमारे पास है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों हमारे पास एक बेलन है जिसमें क्या एक शंकु अध्यारोपित है। अध्यारोपित मतलब इस शंकु, इस बेलन के ऊपर सेम व्यास का एक हमने शंकु क्या रखा है, ऊपर रख रखा है। यानी अगर बेलन की ऊंचाई 2.1 मीटर है और शंकु की, बेलन की ऊंचाई 2.1 मीटर है और बेलन का व्यास दे रखा है 4 मीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 2 मीटर। तो इसी प्रकार इस शंकु की त्रिज्या भी क्या हो जाएगी 2 मीटर हो जाएगी और तिर्यक ऊंचाई क्या दे रखी है शंकु की 2.8 मीटर। दोस्तों हमने क्या करना है, इसमें कैनवास लगाना है, यानी इसके चारों हमने कैनवास लगाना है। तो कैनवास लगाने के लिए हमने करना क्या पड़ेगा, हमने इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इस बेलन प्लस शंकु से मिलकर क्या बनता है, हमारा तंबू बन रहा है। ये तंबू का हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब हम बेलन का वक्र पृष्ठ यानी इसके बाहर का वक्र का क्षेत्रफल निकालेंगे प्लस किसका, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी दोस्तों जब हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ जोड़ेंगे तभी तो ये पूरा तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा ना। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए, क्या होता है दोस्तों, इसका 2πr(h) होता है प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πrl। देखो दोस्तों हमारे पास जो त्रिज्या, बेलन की जो त्रिज्या है वही शंकु की त्रिज्या है, यानी त्रिज्या हमारी क्या है सी में, ठीक हो गया। और ऊंचाई और हमारी तिर्यक ऊंचाई अलग अलग है और दोनों जगह पाई क्या हमारा कॉन्स्टेंट, ये आ जाएगा हमारा पाई, बाहर आ जाएगा। बाहर क्या आ जाएगा, एक आएगा पाई आएगा और दूसरा आर आएगा। तो यहाँ क्या बचा 2h प्लस l बचा। अब देखो दोस्तों पाई का मान क्या है दोस्तों, सीधे मान रखते हैं, पाई का मान होता है 22/7 और रेडियस त्रिज्या क्या देखिए 2 इंटू 2 गुणा h, लंबाई क्या है हमारी बेलन की ऊंचाई क्या है दोस्तों, बेलन की ऊंचाई देखिए हमको, बेलन की ऊंचाई क्या है दोस्तों 2.1, यानी बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 2.1, ठीक हो गया। प्लस तिर्यक ऊंचाई क्या देखिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है 2.8,
दोस्तों अब इसको हल करते हैं। ये हो जाएगा 22 नहीं 44, यानी 44 बट्टे क्या हो जाएगा 7, यानी 21 नहीं 42, यानी 4.2 हो जाएगा प्लस 2.8 हो जाएगा। देखो दोस्तों 4 2 6 8 2 10, यानी 7 आ जाएगा, यानी 44/7 गुणा 4। देखो यार दोस्तों 4.2 में 2.8 जोड़ के क्या आता है दोस्तों, देखो 8 + 2 क्या था 10 की 0 कैरी 1, 4 2 6 7, यानी 7 आ गया, यानी इसको इन दोनों को जोड़ के 7 आ गया, 7 से 7 करके क्या आ गया हमारा 44, यानी क्या आ जाएगा दोस्तों, इतना क्षेत्रफल आ गया हमारा 44। क्षेत्रफल किस में आता है, मीटर स्क्वायर में, यानी मीटर स्क्वायर आ गया, यानी तंबू का क्षेत्रफल या कैनवास का क्षेत्रफल बात एक ही होगी, यानी हमारा आंसर क्या 44 मीटर स्क्वायर आ गया। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न 26 का अथवा पाठ हल कराऊंगा। प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमने किसका निकाला है, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल हमने निकाला है। दोस्तों हमको दे रखा है रेडियस दे रखी 12 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा 120 डिग्री, हमने संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाला है। दोस्तों संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों इसका पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, डायरेक्टिव फॉर्मूले में रख के भी आ जाएगा हमारा। अब क्या करनी है दोस्तों, सभी की वैल्यू पुट करेंगे। पाई का मान रखते हैं 3.14 गुणा आर क्या दोस्तों हमारा रेडियस 12 सेंटीमीटर, यानी बार को हम 2 बार लिखना है, यानी बार गुणा बार 2 बार लिख दिया, गुणा थीटा क्या दे रखा 120 डिग्री, यानी 120 डिग्री बटे 360 माइनस 1/2 आर क्या हमारा रेडियस 12 सेंटीमीटर, यानी बार को हमने 2 बार लिखना है, बार गुणा बार। अब साइन थीटा, साइन कितना है 120 डिग्री, यानी साइन 120 डिग्री हो गया। अब दोस्तों इसको हल करते हैं, बराबर पहले सभी को लिख देते हैं, गुणा 12 गुणा बार गुणा 120 बट्टे 360 डिग्री माइनस 1/2 12 गुणा 12 गुणा साइन 120 डिग्री का मान क्या होता है। देखो दोस्तों मैं इसको मान निकालना बताता हूँ। साइन हमने निकालना है 120 डिग्री। दोस्तों इसको वैसे निकली, इसको तोड़ो दोस्तों, इसको तोड़ते हम साइन 90 + 30 डिग्री, साइन 90 प्लस थीटा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, यानी साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। थीटा क्या है दोस्तों हमारा 30 डिग्री, यानी कॉस 30 का मान क्या होता है दोस्तों √3/2, यानी दोस्तों साइन 120 का मान क्या हो गया √3/2, यानी साइन 120 का मान क्या हो गया हमारा √3/2। अब इसको कटिंग करते हैं, 0 से 0 कट गया, 12 36 हो गया, 3 चौको 12 हो जाएगा, 12 चौको 48, यानी 3.14 गुणा 48 ये हो गया, माइनस 2 छक्के 12 2 छक्के 12 6 6 36, यानी 36√3 ये हो गया 3.14 गुणा 48 माइनस 36 गुणा √3 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1.73 होती है, 7 2 होती है 1.73 होती है। दोस्तों अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हमने किसका गुणा किससे करना है, यानी 3.14 गुणा किससे करना है 48 से गुणा करके दोस्तों 8 चौको 32 की 2 हासिल 3 8 के 8 3 11 की 1 हासिल 1 8 3 24 1 25 8 चौको 32 की 2 हासिल 3 8 के 8 8 3 11 की 1 हासिल 1 8 3 24 1 25। ठीक है, अब 4 चौको 16 की 6 हासिल 1 4 4 1 5 4 3 12 ठीक हो गया, 2 6 6 7 5 5 10 की 0 हासिल 1 2 4 1 5 1 दशमलव की स्थान पर गया राइट से 2 स्तंभ 1 2, यानी दोस्तों हमारा पहला तो आ गया दोस्तों इन दोनों गुणा करके 150.72 आ गया। अब मैंने करना है 36 को करना है किससे 1.73 से करना है, यानी 1.73 का गुणा किससे करना है 36 से करना है। तो गुणा करो 6 18 की 8 1 6 7 42 1 43 की 3 हासिल 4 6 6 4 10 गुणा 3 9 की 3 9 3 7 21 की 1 हासिल 2 3 3 2 5 8 9 3 कितना होता है 12 की 2 हासिल 1 ये हो जाएगा 2 6, यानी कितना आ गया 2.2 स्थान बाद है राष्ट्र से, यानी 62.28 आ गया, यानी इसको गुणा करके कितना आ गया दोस्तों 62.28 आ गया, यानी मैंने 150.72 से इतना घटाना है। इसको घटाते हैं दोस्तों, मैंने घटाना है 150.72 से कितना घटाना है मैंने 0.28 62.8 घटाना है। देखो दोस्तों 12 में से 8 घटा के कितना आता है, देखो दोस्तों 4 आता है, और यहाँ कितना बचा 6 में से 2 घटा के आता है 4 आता है। ठीक हो गया, हाँ यहाँ 10 0 में से 2 नहीं करते, यहाँ से कांच लेंगे तो यहाँ 10 हो गया, 10 में से 2 घटा के आता है 8 आता है, और यहाँ क्या बचा हमारा 4 बचा, ये 4 से 6 नहीं करते तो कांच लेंगे 14 14 में से 6 घटा के कितना 14 में से 6 घटा के कितना आता है 8, यानी दोस्तों आ गया हमारा 88.44 क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ किस में आएगा दोस्तों हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चलिए दोस्तों अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर
27वां हल करता हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न 27वां हल कराऊंगा। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको हल करेंगे। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दे रखा है हमको 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और बारंबारता फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है हमको 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों हमने निकालना क्या है, इसमें माध्य निकालना है। दोस्तों हमको वर्ग अंतराल ये दे रखी है और फ्रीक्वेंसी हमको ये दे रखी है। अब देखो दोस्तों हमको क्या चाहिए, हमारा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हमारा माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा जो माध्य मीन हमारा क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। दोस्तों हमारे पास एफ आई सिग्मा एफ आई भी निकालना है और सिग्मा एफ आई एक्स आई भी निकालना है और बट्टे क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें, एक्स आई। एक्स आई कैसे निकलता है दोस्तों, जो वर्ग अंतराल होता है ना हमारा 15 और 25, 15 से लेके 25, इन दोनों को ऐड करके करेंगे, बट्टे 2 करेंगे, यानी 25, 15 और 25 कितना होता है, 25, 5, 30, 40, 40 का आधा क्या होता है, 20 होता है। ठीक है दोस्तों, अब 10, 10 का हमारा क्या हो रहा है, अंतर है, यानी 20 में 10 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 में 10 जोड़ेंगे 40 और 40 में 10 जोड़ेंगे 50, 50 में 10 जोड़ेंगे 60, 60 में 10 70, 70 में 10 80 हो जाएगा। एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा, एफ आई एक्स आई, यानी इस एफ आई को एक्स आई से गुणा करेंगे, यानी 20, 6 को 20 से गुणाएंगे, 20 से 120 ये हो जाएगा दोस्तों, और 11 को 30 से गुणाएंगे, 11 33 यानी 330 हो जाएगा, और 7 को 40 से, 7 को 28 280 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब 4 को 50 से, यानी 5 को 20 यानी 200 हो जाएगा, और 4 को 60 से, 6 को 24 हो जाएगा, और 70 नहीं 140 और 80 कम 80 ये हो गया दोस्तों। अब हमने क्या निकाले, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनको जोड़ते हैं, 1 2 3 3 4, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 4 जोड़ा 7, 7 में 4 जोड़ा कितना 7, 3 10, 7 4 11, 11 और 7 कितना होता है, 11 और 7 होता है 18, 18 1 19, 19 और 6 25 की 5 असली की 2, 2 1 3 यानी 35 आ गया सिग्मा एफ आई। ठीक हो गया। अब हमने क्या निकाला, सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी इनको भी जोड़ना है भाई, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इनको जोड़ो, 0 की 0 हो जाएगा, 8 4 12, 12 4 16, 16 और 8 24, 24 और 3 27, 24 3 27, 27 और 2 29 की 9 हासिल की 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 3 13, यानी 390 क्या आ गया हमारा, सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया। हम इसमें फॉर्मूले में रखते हैं, एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाए, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या है 1390 बटे सिग्मा एफ आई कितना है 35। दोस्तों इसको हल करो, किससे कट रहा है, 5 से, 5 7 35 और 5 दूनी 10 या 3, 5 7 5 7 35, 4 5 8 40, यानी क्या आ गया हमारा 278 बटे 7, यानी दोस्तों ये हमारा माध्य हो गया। अगर आप इसको भाग देख के देखना चाहते हो कितना आया था, मैं देख के दिखाता हूँ, यानी 278 है ना भागा 7। ठीक है, अब देखो दोस्तों, 7 दूनी 14, 7 21, 7 को 28, 7 21, 21 यहाँ कितना है 6 आया, यानी 7 का भाग 6 में नहीं जाता है तो 8 उतारेंगे, यानी 7 7 8 56, 7 9 63, 7 9 63 हो जाएगा, घटाओ भाई कितने, 8 में 3 घटाए 5 ये 0, यानी 7 का भाग 5 में नहीं जाता तो यहाँ 10 में लगेंगे 0, यानी 7 7 49, घटा कितना है 1 आया, 1 में नहीं जाता तो 0 बनाएंगे, 7 एकम 7, घटा कितना 3, 7 को 28। दोस्तों ये इतना हमारा आंसर हो गया, 3 स्थान तो निकलो दोस्तों, तो आंसर कितना आ गया हमारा दोस्तों, इसको काट कितना आ रहा है 39.714। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा माध्य एक्स बार हो जाएगा, दैट इज द फाइनल आंसर। दोस्तों आज मैंने आपको कक्षा 10 का 2024 बोर्ड का मैथ्स का पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया 3 पार्ट में। दोस्तों मैंने हर क्वेश्चन आपको डिटेल्ड वे में सॉल्यूशन करा रखा है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।